वक्त हुआ चाहता है आज के ख़ास मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाने का। और जिस तरीके से अंबर ने बताया था कि ख़ास मेहमान इसलिए भी ख़ास हैं क्योंकि ये अपने अपने सेक्टर्स में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और बड़ी अहम इंफॉर्मेशन आज हम इनसे लेने वाले हैं जो कि हमारे लिए और आप सब लोगों के लिए बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन किया है यंग टैलेंटेड लॉयर ने जिनका नाम है ज़ैन कुरैशी। और इंटरेस्टिंगली इनकी एक्सपर्टीज़ है साइबर लॉज के हवाले से, क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि साइबर क्राइम के बहुत से वाक़यात सामने आ रहे हैं और आए रोज़ जो है उस तरह के लोग आवाज़ें भी उठाते रहते हैं कि इनके ऊपर जो है गवर्नमेंट को भी चाहिए कि फोकस करे और इन पर कार्रवाई भी अब होनी चाहिए। तो जैन से जानेंगे इस हवाले से। जैन, वेलकम टू द मॉर्निंग शो। कैसे हैं आप? ठीक है जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस। जैन के साथ साथ हमें आज एक बहुत ही अहम एग्रीकल्चरिस्ट ने ज्वाइन किया है जो कि पाकिस्तान की पहली प्राइवेट कंपनी जो कि सीड्स के हवाले से काम कर रही है उसमें एज अ जीएम काम कर रहे हैं और नाम है जलंधर प्राइवेट लिमिटेड। साथ ही साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और राइटर भी हैं। हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है नासिर बशीर ने। सर वेलकम टू द मॉर्निंग शो। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, खैरियत से हैं। सो हमारे मॉर्निंग गेस्ट से हमने आपकी मुलाकात करवा दी और ये वो खास मेहमान है कि जो कि अपने अपने शोबे में, जिस तरह सलमान हम लोग पहले भी जिक्र कर रहे थे कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अहम काम कर रहे हैं। सो इनसे ही जानते हैं इनके काम के हवाले से। पहले मेरे ख्याल से जैन से जानते हैं क्योंकि जैन साइबर लॉज जो हैं किस हद तक लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बहुत से मसाइल सामने आना शुरू हो चुके हैं। तो पाकिस्तान के अंदर एक तो ये बताइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो आम शहरी है उसको उसके हकूक़ का पता, क्या क्या हुकूक उसके पास हैं और किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर हो सकता है। ये देखिए, साइबर लॉज के हवाले से जब भी हम बात करेंगे तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि जो साइबर क्राइम्स हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि साइबर क्राइम्स का बताए बगैर हम साइबर लॉज की तरफ जा नहीं सकते। ठीक है। तो साइबर क्राइम्स की डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जिनमें से दो ऐसी कैटेगरीज हैं जिनसे मैं समझता हूँ कि आज के दौर में बहुत सारी जो मेजॉरिटी है वो मुतासिर हो रही है। सबसे पहले हैं सोशल मीडिया क्राइम्स। सोशल मीडिया क्राइम्स में क्या आ सकता है? साइबर स्टॉकिंग आता है, हरेसमेंट आता है, आप किसी शख्स की उसकी जो खिलाफ कोई ऐसी बात लगा दें जो कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, आप किसी की तस्वीर उसकी बगैर इजाज़त के शेयर कर दें, आप किसी की तस्वीर एडिट करके लगा दें, आप किसी की मैं समझता हूँ कि किसी की लॉ के तहत अगर हम इसको देखें तो कोई भी, जैसे साइबर बुलिंग है, ये डिफरेंट सोशल मीडिया रिलेटेड साइबर क्राइम्स हैं जिसमें फेक प्रोफाइल तैयार कर लेना, फेक अकाउंट तैयार कर लेना, ये तमाम साइबर क्राइम्स हैं। अब सोशल मीडिया क्राइम्स जो हैं वो भी लोगों को मुतासिर कर रहे हैं, इसके साथ साथ फाइनेंशियल क्राइम्स भी लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। फाइनेंशियल क्राइम्स में क्या हो जाता है, जैसे आपको एक कॉल आ गई, आपसे किसी ने आपकी इन्फॉर्मेशन पूछ लिया, आपका बैंक अकाउंट नंबर पूछ लिया, आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल करने की कोशिश की, जिसमें आपका नाम आ सकता है, आपकी वालदा का नाम आ सकता है, आपका CNIC आ सकता है। तो इस तरीके से फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं आपको ट्रैप करके बाज़ औक़ात आपके अकाउंट से पैसे जो हैं वो निकाल लिए जाते हैं। तो ये जो दोनों क्राइम्स हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स और सोशल मीडिया क्राइम्स, ये दोनों साइबर क्राइम्स हैं जो कि आजकल मेजॉरिटी लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं। अब लॉ की बात की जाए तो प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 है जो इन तमाम क्राइम्स को कवर करता है, जिसके अंदर रेमेडीज़ मौजूद है लोगों के लिए, विक्टिम्स के लिए, कि वो ऐसे मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। अब उसमें डिफरेंट सेक्शंस हैं जो सोशल मीडिया रिलेटेड क्राइम्स से मुतल्लिक़ हैं, कुछ सेक्शंस हैं जो रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल क्राइम्स हैं। जैसे सेक्शन 20 है ऑफेंस अगेंस्ट डिग्निटी ऑफ अ नेचुरल पर्सन, जिसमें अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगाई गई हो तो वो उसके तहत कार्रवाई कर सकता है। सेक्शन 24 है वो साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है। इन दोनों सेक्शंस की जो सज़ा है वो 3 साल है। इसी तरह अगर किसी शख्स की ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर लगा दी जाए, ये एक बहुत अहम चीज़ है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब इसका विक्टिम हैं और हमें इसके ऊपर खुल के बात भी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम जगहों पे देखा गया कि इसके ऊपर खुल के बात नहीं की जाती। ऑब्जेक्शनेबल तस्वीर से मुराद ये है कि किसी की नाजेबा तस्वीर अगर किसी के पास चली गई, ड्यूरिंग द रिलेशनशिप चली गई, या बाज़ औक़ात किसी ने एडिट करके ऐसी तस्वीर तैयार कर ली, तो ये बड़ा हीनियस क्राइम है। इसकी सज़ा 5 ईयर्स है। ये ऑफेंस अगेंस्ट मॉडेस्टी ऑफ अ नेचुरल पर्सन है, सेक्शन 21 है। तो यहाँ पर सिर्फ बताने की ज़रूरत ये है, मैं सिर्फ इसकी थोड़ा सा इसको मैंने ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन किया कि हम लोगों को ये बता सकें कि साइबर क्राइम होता क्या है, साइबर क्राइम्स हैं कौन कौन से। अभी तक जो लोग ब्लैकमेल होते आए हैं जी, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं आपसे रब्ता करके उन लोगों को जो कि ब्लैकमेल करें। सबसे अहम बात यह है कि जो लोग ब्लैकमेल हो रहे हैं या होते रहे हैं, उनको तो मेरा एक ही मशवरा है कि कभी भी ब्लैकमेल मत हो। जब आप किसी शख्स को डर के एक दफ़ा पैसे दे देते हैं या एक दफ़ा उसकी कोई मुतालबात को पूरा कर देते हैं कि वो शख्स आपको क्या डरा रहा है कि उसके पास आपकी तस्वीरें हैं या उस शख्स ने कोई तस्वीरें तैयार कर ली हैं,
जब आप ऐसे शख्स के साथ उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मानना स्टार्ट कर देते हैं, पैसे दे देते हैं ब्लैकमेल होके, तो वो ब्लैकमेलिंग रुकती नहीं है। जो हमने केसेस में देखा वो तो यही देखा कि वो ब्लैकमेलिंग नहीं रुकती, वो फ्यूचर में भी कंटिन्यू रहती है। यहाँ पे मैं सिर्फ ये देखने वालों को ये बताना चाहूंगा कि जो शख्स जिसके साथ ऐसा और हो रहा हो उसको फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट करना चाहिए। सही। साइबर क्राइम में मैं समझता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले वो ये है कि आपको ये पता हो कि साइबर क्राइम होता क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको साइबर लॉस का थोड़ा सा नो हो कि साइबर लॉस कौन कौन से हैं। तीसरी अहम चीज़ ये है कि आप उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो हो सकता है वो अकाउंट जो है वो शख्स डीएक्टिवेट कर जाए, हो सकता है वो अकाउंट वहाँ पे रहे ना, एविडेंस जो है वो खत्म कर दिया जाए। तो पहली और जी जी प्लीज। अच्छा, इसके अलावा हैक भी करते हैं लोग जी, और अब हैकिंग को तो बकायदा एक वो समझा हाँ। जाता है कि वह स्किल है। तो ये जो अकाउंट्स हैक कर लेना, सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूब अकाउंट्स को हैक कर लेना, इसके खिलाफ भी क्या को वो है और क्या को अमली तौर पर भी कुछ होता है? देखिए अहम चीज़ ये है कि जो साइबर क्राइम है ना उसके अंदर आपके पास एक चीज़ का होना बड़ा ज़रूरी है, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। सही। जैसे आपको आपने हैकिंग की बात की, आपको व्हाट्सएप के ऊपर आप ही का एक दोस्त कहता है कि गलती से एक कोड आ गया आपके पास। हाँ। जो ही आप शेयर करते हैं तो आपको पता चलता है आपका अकाउंट हैक हो गया, या आपके नंबर से किसी के पास कोड चला जाता है, आपका दोस्त उसके साथ कोड शेयर करता है तो उसका अकाउंट हैक हो जाता है। जो इन्फॉर्मेशन आप खुद लोगों को फराम करेंगे जो आपके मोबाइल फोन पे रिसीव हुई है, और जब आपको कोई शख्स ट्रैप करके वो इन्फॉर्मेशन आपसे हासिल करेगा, तो याद रखिएगा आपके साथ कोई ना कोई साइबर क्राइम जरूर होगा। वो फाइनेंशियल क्राइम भी हो सकता है, वो हैकिंग भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे बाज़ औक़ात लोगों के साथ ये देखा गया कि उनको एक फ़ोन आ जाता है कि गलती से एक कोड आपके टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके पास चला गया है और मुझे ये काइंडली ज़रा वापस भेज दीजिएगा, मुझे बड़ी इसकी अशद ज़रूरत थी। जो ही वो कोड शेयर करते हैं तो उनके साथ उनके अकाउंट से पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सही। इसी तरह सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम इससे अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसी एप्लीकेशन इस वक्त नहीं इस्तेमाल हो रही जिसके अंदर सिक्योरिटी फीचर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का ना हो। आप अपना व्हाट्सएप देख लें, आप फेसबुक देख लें, कोई भी आप सोशल मीडिया जो आप एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं आप उसको देख लें। आपके व्हाट्सएप के अंदर भी आपको 6 डिजिट्स की पिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आप वो भी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आ जाती है कि अगर कोई शख्स गलती से उसको आपके अकाउंट तक रसाई हासिल भी कर जाए तो वो पिन उसको फराम करना ज़रूरी है। इसी तरह आपका फेसबुक अकाउंट है, जैसे भी आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, अगर कोई शख्स उसको उस अकाउंट तक रसाई हासिल कर जाता है, वो आपसे सिम के थ्रू, मैसेज के थ्रू ये अप्रूवल मांगेंगे कि ये आप ही हैं जो इस अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं या रसाई हासिल करना चाहते हैं। तो पहली बात हमें देखने वालों को ये बतानी होगी कि हैकिंग हो या अनऑथराइज्ड एक्सेस हो, इससे बचने का जो तरीकेकार है वो आपके पास खुद ही है। आपके पास कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, कोई ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप इस्तेमाल ऐसी नहीं अभी हो रही जिसके अंदर ये सिक्योरिटी फीचर्स ना हो। हमने उन सिक्योरिटी फीचर्स को अनेबल करना है। ये भी एक अवेयरनेस है कि आप लोगों को बताएं कि सेटिंग्स में जाके जो आपकी अकाउंट सेटिंग्स हैं उनके अंदर ये सिक्योरिटी फीचर्स मौजूद हैं। सिर्फ करना क्या है कि आपको 2 मिनट लगेंगे। इसी तरह व्हाट्सएप का मैंने बताया आपको 2 मिनट लगेंगे। इवन व्हाट्सएप में जब आप इस चीज़ को आप सिक्योरिटी फीचर को अनेबल कर देते हैं तो वो आपसे बार बार, हो सकता है 1 हफ्ते में 2 दफ़ा, एक हो सकता है 2 हफ्ते में 1 दफ़ा वो आपसे वो पिन जनरेट पूछते रहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये अवेयरनेस हम लोगों को इस शो के तहत दे सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपको अवेयरनेस देनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी में सबसे पहले जब आप साइबर क्राइम का शिकार होते हैं तो मेरा ख्याल है कि यूजुअली पता ही नहीं होता कि साइबर क्राइम है क्या, हमें करना क्या है, हमें रिपोर्ट कहाँ करना है। और बहुत अच्छी बातें बताई और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें रिपोर्ट कहाँ करना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लोगों को बाज़ औक़ात ये ही नहीं पता होता कि वेयर टू रिपोर्ट। अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है सोशल मीडिया पे तो क्या करना है। लेकिन हम आएंगे इस वक्त नासिर बशीर साहब की तरफ और आपसे भी जानेंगे कि जिस तरह से आप एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ के हवाले से हम बात कर रहे थे। एक तरफ साइबर क्राइम है तो दूसरी तरफ एग्रीकल्चर है। तो ज़राई मुल्क है पाकिस्तान, कितना पोटेंशियल है पाकिस्तान में कि हम ज़राअत के थ्रू न सिर्फ टूरिज़्म को अट्रैक्ट कर सकें बल्कि अपनी ज़राअत को बेहतर बनाकर हम पूरी दुनिया में अपनी जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें और उससे फ़ायदा उठा सकें। जी शुक्रिया। आपके सवाल के जवाब के से पहले मैं डिस्कवरी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान चैनल को खराज तहसीन पेश करूँगा कि मुद्दतों बाद किसी मीडिया के चैनल ने पाकिस्तानियत को उजागर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म और रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम सेट किए हैं। इससे पहले देखा गया है कि जो मीडिया और अखबारात हैं वो मनफी सोच पर और मनफी बातों पर ज़्यादा अपना
टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि हमारी बिलखुसूस नौजवान नस्ल इस वक्त पाकिस्तानियत की उनको बहुत ज़रूरत है। अब रहा पाकिस्तान इतना खूबसूरत तरीन दुनिया का मुल्क है कि मेरा एक शेर है कि पाकिस्तान में अगर आप समंदर से लेकर K2 की पहाड़ी तक जाएं और यहाँ बलूचिस्तान के संगलाख पहाड़ों से लेकर थर पार करके रेगिस्तान तक देखें, जो कि अब पाकिस्तान कोविड की वजह से लोग देखना शुरू हो रहे हैं, इससे पहले तो एक क्लास पाकिस्तान को देख नहीं पाती थी। तो पाकिस्तान इतना खूबसूरत तरीन मुल्क है कि जिक्र है जिन नेमतों का सूरह रहमान में बेशतर मौजूद हैं वो अर्ज़ पाकिस्तान में। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सूरह रहमान में कम बेश 127 नेमतों का जिक्र है और वो कम बेश पाकिस्तान में बदरजा अतम मौजूद है। क्या बात, बेशक। ये वतन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना था। अब आ जाते हैं इसकी ज़रई हैसियत पे। तो पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने 4 मौसम नहीं बकौल वज़ीर आज़म के 12 मौसम ही दिए हैं। हर महीने का मौसम अगले महीने के मौसम से मुख्तलिफ। वो जो पंजाबी के महीने थे ना, हाड़ जेठ चेता रसू कत्ती, तो वो इसीलिए होते थे कि हर महीने में उसकी जो सर्कमस्टेंसेस हैं वो तब्दील हो जाते हैं। दुनिया का जो 38% रकबा है वो उस पर ज़राअत होती है, बाकी पानी, शहर और बंजर रेगिस्तान है। पाकिस्तान में जो अब हमारी ज़मीन है ये भी तकरीबन 60% पर इसकी कल्टीवेबल लैंड है और बाकी अगर 80% ज़मीन पर हम ज़राअत कर सकते हैं। आज 71 सालों बाद भी हम उस ज़मीन को इस्तेमाल नहीं कर पाए, जिसकी वजह सिर्फ ये है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म नहीं है। एक शख्स के पास 500 एकड़ ज़मीन है लेकिन वो उस पर आबादी 80 एकड़ पे कर रहा है, बाकी गैर आबाद पड़ी है। और एक गरीब मेहनत और पोटेंशियल के साथ है लेकिन वो मज़ारा है, उसके पास ज़मीन नहीं है। बेरोज़गार ज़रूरी ग्रेजुएट हज़ारों की तादाद में घूम रहे हैं और वो नौकरियां सेल्स में या दीगर शोबों में कर रहे हैं, जबकि वो अपनी तमाम लियाकत को पाकिस्तान की जो ज़रूरी ज़मीन है उसके अंदर फ़रोग़ दे सकते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसमें तमाम सीरियल क्रॉप्स, अनाज की, गंदम, चावल, कपास, चारा जात, शुगर केन, गन्ना, ये सारी फसलें होती हैं और हम सिर्फ़ और सिर्फ उस कल्टीवेबल लैंड को इस्तेमाल कर कर अपनी माशी हालत को बहुत बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हमारे इदारों ने या हमारे हुक्मरानों ने ज़राअत के शोबा को बहुत निचला दर्जा दिया और दीगर शोबों को भी अंदर उन्होंने तरक्की को लाजम समझा। जबकि आपको अल्लाह ताला ने जो चीज़ें दी हैं आप उसकी मंतक को समझें, रब के उस फैसलों को समझें कि हमें जोग्राफिकली पाकिस्तान वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कितना पोटेंशियल है कि हम मजीद कितनी इसमें इसको बढ़ाकर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट में बता दूं, चावल में हम एक अच्छी खासी एक्सपोर्ट करते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो बर्रे आज़म यूरोप वो एक ब्रांड है और फिर उस यूरोप में स्विट्ज़रलैंड एक ब्रांड है, स्विट्ज़रलैंड में राडोवाच एक ब्रांड है। इसी तरह जनूबी एशिया में पाकिस्तान एक ब्रांड है, एटमी ताकत है, अस्करी ताकत है, ह्यूमन रिसोर्स, आबादी 22 करोड़ है। पाकिस्तान में जो ब्रांड है वो ज़राअत है और ज़राअत के अंदर जो ब्रांड है वो बासमती राइस है। बासमती राइस एक ऐसा चावल है जो यूरोप, अमेरिका और चाइना, दुनिया के हर हिस्सों में खुशबू के साथ, बड़ी प्रेफरेंस के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम उस बासमती चावल के अंदर ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाकर अपनी आबादी को, जहाँ के हमारे पास चावल उगाने के लिए बेहतरीन ज़मीन है, पानी, बारिशें, सैलाब, वाटर लॉजिंग एंड सैलिनिटी जिसे सेम और थोर कहते हैं, ये चावल के लिए पानी और हमारा पानी सैलाब में लोगों के घरों को बहा देता है। हम उसी पानी से चावल भी तो स्टोर करके बना सकते हैं और हम दुनिया में बासमती की एक जंग में अपना मकाम पैदा कर सकते हैं। ऐसे ही अब तो देखिए इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इवन डेनमार्क की आप मिसाल ले लें जहाँ पे इतनी ज़्यादा जगह नहीं है बट वो वर्टिकल एग्रीकल्चर कर रहे हैं।
पाकिस्तान में तो बेतहाशा पोटेंशियल है, जिसने आपने बताया कि बेतहाशा लैंड जो है अभी हम उसको सही तरह कल्टिवेट कर ही नहीं रहे और प्लानिंग का फुकदान है। तो किन किन चीज़ों पे मज़ीद काम हो सकता है, कौन कौन सी स्मार्ट क्रॉप्स जो हैं वो हम कर सकते हैं, हमारे एग्रीकल्चर को भी किस किस हवाले से एजुकेट होना चाहिए। तो अब जो है साइबर क्राइम अगर कोई करता है तो वो बच नहीं सकता कानून के शिकंजे से। तो ज़ैन ये मौजूद है, तरीका हमने पूछना है। ज़ैन ये बताइए क्या तरीका है, क्या प्रोसीजर फॉलो करेगा खुदा ना खास्ता किसी के साथ कुछ ज्यादती होती? देखिए जो भी विक्टिम है उसको सबसे पहले उस एविडेंस को सेव करना है। ठीक है, एविडेंस की सूरत में होगा, स्क्रीनशॉट्स की सूरत में होगा। आपने कहीं देखा आपकी तस्वीर कहीं लग गई या आपके खिलाफ कुछ ऐसा कोई डाटा जो है अपलोड कर दिया गया है जो आप समझते हैं कि ये डेफेमेशन का सबब बन रहा है, आपने उसको पहले सेव करना है थ्रू स्क्रीनशॉट्स। उसके बाद आपने जिस वेबसाइट के ऊपर, जिस सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वो डाटा अपलोड हुआ होगा उसका URL आपने सेव कर लेना है, जिस अकाउंट के ऊपर वो डाटा अपलोड किया गया होगा, चाहे तस्वीर लगाई गई है, चाहे कोई ऐसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन लगा दी गई है। उसके बाद आपने फौरी तौर पर एप्लीकेशन जो है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल में फाइल करनी, पुलिस स्टेशन में फाइल नहीं करनी। सही। जहां पर आपका केस रिलेटेड टू इंटरनेट होगा, जहां पे कोई ऐसा काम हुआ होगा जिसका डायरेक्टली ताल्लुक इंटरनेट से है, जहां पर सोशल मीडिया की बात आएगी, वहां पर एप्लीकेशन जो विक्टिम है वो फाइल करेगा FIA साइबर क्राइम सर्कल के अंदर जो उनके शहर के अंदर मौजूद है। और सबसे अहम बात यह है जो मैंने पहले बात बताई, इसको आपने फौरी तौर पर फाइल करना है, लेट नहीं करना। ये पहली अवेयरनेस है। अच्छा, ये भी थोड़ा सा बताइएगा कि जिस तरह से हम कहते हैं कि सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं, एक तो स्टॉकिंग की आपने बात की, दूसरा आपने ये बात की कि फेक इन्फॉर्मेशन लोगों के हवाले से फैलाई जाती है, पिक्चर्स जो हैं वो एडिट भी की जाती हैं, पिक्चर्स कुछ लोगों की पर्सनल, जिस तरह से फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल स्नैच करके, कोई डेटा आप हैक करके आप लीक कर देते हैं। उसके बाद एक प्रोसीजर जो फॉलो करना है, जिस तरह से आपने कहा FIA में आप करवा दें, व्हाट एल्स डू दे नीड टू डू? देखिए, जब मोबाइल स्नैच हुआ तो उस वक्त आपका उसके अंदर कुछ ऐसा डाटा होगा जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, या कोई आपकी अपनी ज़ाती तस्वीरें हो सकती हैं जिसको किसी ने लीक कर दिया हो। उसमें मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि कभी भी ऐसा डाटा प्रोड्यूस ही ना करें जो आपको बाद में जिसका डर रहे कि ये लीक हो सकता है। अच्छा, बट जैसा इन्होंने कहा कि कुछ चीज़ें जो है फोर्ज की जा सकती हैं, इसी तरह अब तो बाकायदा जो है वो हम देखते हैं, मीम्स भी बने होते हैं, व्हाट्सएप की चैट्स होती हैं। तो व्हाट्सएप की चैट अगर कोई वैसी जाली बना ले, ये फिर चीजें कौन देखे? और फेस की अब तो इस तरह की एप्स आ गई हैं कि आपका फेस कहीं और लग जाता है, किसी और का फेस आप पर लग जाता है, और वो पूरी दुनिया में इस पे बहुत बात भी हो रही है कि आपकी ऑथेंटिसिटी तो खत्म हो गई ना। किसी भी तरह के न्यूज को आप बना के तो आप अपलोड कर सकते हैं। देखिए, ऑब्वियसली जब भी ये केस ऐसा रिपोर्ट होगा तो ये जो डाटा है, अगर किसी ने किसी के बारे में कोई डाटा फेक तैयार किया है तो ये ऑब्वियसली फोरेंसिक रिपोर्ट्स में आ जाएगा, जो ऑब्वियसली जिस इदारे में आप रिपोर्ट करेंगे, ऑब्वियसली FIA साइबर क्राइम सर्कल में जब आप रिपोर्ट करेंगे तो ये तो चीज़ सामने आ जाएगी कि इस पूरे काम के पीछे जो रियल एक्यूज था वो कौन था, क्योंकि एवरी डिजिटल एविडेंस इज ट्रेसेबल। अगर किसी शख्स ने उसको फेक ID से भी किया तब भी वो शख्स जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर वो डाटा किसी ने जैसे आपने बताया कि एडिट करके लगा दिया है तो वो चीज़ भी आइडेंटिफाई हो जाएगी। असल चीज़ सिर्फ लोगों को बताना मकसद ये है कि क्योंकि साइबर क्राइम के अंदर नॉर्मली लोग ये समझते हैं कि क्योंकि हमने कार्रवाई और एक्टिविटी फेक अकाउंट के थ्रू की है, और ज़्यादातर जो साइबर क्रिमिनल होता है उसकी अप्रोच ये होती है कि वो अनोनिमस रहता है, छुपा हुआ रहता है। वो ये समझता है कि मैंने चूंकि एक फेक ID बना ली हुई है तो मुझे पकड़ कोई नहीं सकता। पकड़ा कोई शख्स अपनी ID की तस्वीर से नहीं जाता, कोई अपने नाम से नहीं जाता, ये पकड़ा जाता है IP एड्रेस से। और IP एड्रेस कहाँ से आता है? जो इन्वेस्टिगेटिंग इदारे होते हैं वो मंगवाते हैं फ्रॉम दी फेसबुक, या जो भी सोशल मीडिया कंपनी है जिसका मुतलका केस ये आया है उनसे वो मंगवाया जाता है। और IP एड्रेस जब आ जाता है तो उस रियल यूजर का पता चलाना कोई मुश्किल काम नहीं है। सो दिस इज वेरी क्लियर कि अगर किसी भी तरह का आपको प्रॉब्लम है, फेस करना पड़ रहा है, सोशल हरासमेंट हो रही है, कोई भी साइबर बुलिंग का शिकार है, तो दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आपको पता हो कि आपने कैसे उसे रिपोर्ट करना है। रिपोर्ट करने से कभी मत घबराइए, क्योंकि जो भी शख्स होगा इसके हवाले से वो डेफिनेटली पकड़ा ज़रूर जाएगा। आपकी तरफ आते हैं, बहुत अच्छी आपने भी बातें की थी जो कि ऑब्वियसली ज़राअत से रिलेटेड थी। हमारा ये सवाल है कि पहली आपकी कंपनी है जो कि बीज डेवलप कर रही है, और कितनी इसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज को हम इंट्रोड्यूस करके बेहतरीन से बेहतरीन बीज उगा सकते हैं पूरी दुनिया में। सलमान, इस हवाले से बहुत काम हो रहा है। हाइब्रिड सीड्स आ रहे हैं और छोटे-छोटे पौधे ज़्यादा यील्ड ली जाती है। जी, मैं अर्ज करता हूँ कि पूरी दुनिया में जिन लोगों ने ज़राअत में फी एकड़ पैदावार ज़्यादा हासिल की है
उसकी एक बहुत बड़ी वजह एक सेहतमंद बीज होता है। पाकिस्तान में सिर्फ 30-35% लोग सर्टिफाइड और बीज कंपनीज का बना हुआ इस्तेमाल करते हैं। बाकी ज़्यादातर फार्मर जो हैं वो कन्वेंशनल, जो घर में खुद ही सीड के लिए बीज अलग रख लेते हैं, तो उनकी फ़ी एकड़ पैदावार कम होती है। जो सीड कंपनीज के थ्रू हुकूमत से मंजूर शुदा रिसर्च और डेवलपमेंट करने के बाद, ट्रायल्स करने के बाद जो सीड दिया जाता है, उसकी फार्मर की जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो अक्सर ज़्यादा होती है। इसलिए इस पर हुकूमत और फार्मर्स को अवेयरनेस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। जो कंपनियां हैं इस वक्त मौजूद वो कर भी रही हैं। अवेयरनेस भी देते हैं? जी, वैरायटीज़ भी ज़ाहिर है। नहीं, अवेयरनेस आप लोग अवेयरनेस देने में अपना जी, हमारा एक पूरा शोबा जो है वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में जो फार्मर्स हैं उनकी हम फील्ड डेज करते हैं, काश्तकारों को बुलाकर फील्ड डेज करते हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स करते हैं जो बड़े ग्रोवर्स हैं उनके लिए। इसी तरह फील्ड एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको वो प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशंस करवाते हैं, फिर उसके बाद उसका फीडबैक कर लेते हैं। इसी तरह वहाँ जो जिस फील्ड में ज़्यादा सीड आता है वो फिर उससे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, उससे फिर सीड बनाकर फिर दूसरे फार्मर तक भी उसका असर जाता है। ये बताइएगा कि जिस ज़राअत हमारी बैकबोन है, लेकिन इसके बावजूद हम अनफॉर्चुनेटली हमारी इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। पाकिस्तान में तो सब चीज़ें जिसने आपने कहा कि उगाई जा सकती हैं, लेकिन एक चीज़ का जिसका फुकदान दिखाई देता है वो है प्लानिंग का। कुछ चीज़ें ज़्यादा हम उगा लेते हैं और कुछ चीज़ें जो है, जैसा कि हम लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं, दुनिया की शायद उन कौमों में से जो चाय के बहुत शौकीन हैं, बट चाय हमारे यहाँ पे इतनी प्रोड्यूस नहीं की जाती, जबकि पाकिस्तान में ऐसी जगह भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन चीज़ों पर भी काम होना चाहिए और इसके हवाले से क्या कोई प्लेटफॉर्म या कोई जगह है जहाँ पे बात होती है? एक्चुअली जो कौम होती है वो सादा होती है। बहरहाल जो गवर्नमेंट है वो रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है, प्लानिंग करके वो एक प्लेटफॉर्म बनाती है, अवेयरनेस भी देती है। इसके लिए महकमे बने हुए हैं, वो अपना काम कर भी रहे हैं। कि जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि वो उस पोटेंशियल से काम नहीं करते कि हमारे पास आज भी जो खुर्दनी बीज है जिससे हम ऑयल, वेजिटेबल ऑयल बनाते हैं, वो हम अमेरिका, ब्राज़ील और चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जबकि इस पर अवेयरनेस भी की जाती है कि इसको वो खुद लगाएं, ताकि हम कोई 20% भी उसका जो है खुद कफील नहीं है उसमें। 80% जो हम सुबह अंडा तलते हैं या पराठा बनाते हैं वो इम्पोर्टेड बीज से, सीड्स, ऑयल से है, इसीलिए वो महंगी होती है। अब उसके लिए ये है कि जो प्रॉब्लम है असल में हमारे यहाँ जो निज़ाम है रेगुलेटरी का वो बड़ा कमज़ोर है। काश्तकार को ये यकीन नहीं होता कि मेरी ये फसल का रेट मुझे जो है वो इनपुट के मुताबिक प्रॉफिट के साथ मिलेगा। इसी तरह आपने देखा होगा कि आलू की फसल होती है, उसका रेट नहीं होता। जब वो आलू नहीं है तो बहुत महंगा है। जब आपकी लोकल प्रोडक्शन फार्मर ने प्रोड्यूस कर दी तो फिर वो सड़कों पर लोग फेंक कर एहतजाज कर रहे होते हैं। टमाटर है मिलता नहीं है, हिंदुस्तान से टमाटर मंगाकर महंगा टमाटर देते थे, जब अपना हो जाता है तो 5 चीनी की आप एग्जांपल ले लें कि जब आप इंपोर्ट करते हैं तो फिर वो इतनी महंगी तो काश्तकार को अगर ये पता हो कि मेरी फसल मंडी में बर वक्त मुनासिब पैसों में बिक जाएगी तो डेफिनेटली वो लगाएगा। अच्छा, एक चीज जो है ना यहाँ पर, क्योंकि हमने पहले भी इस हवाले से बात की थी कि हम भी चाहते हैं, हमारा जो प्लेटफॉर्म है हम बार बार बात करते हैं बाकायदा। अब तो हम काश्तकारों के लिए एक बाकायदा प्रोग्राम भी लेके आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हर किस्म का टूरिज्म पाकिस्तान में है, तो व्हाई नॉट एग्रीकल्चरल टूरिज्म। काश्तकार जो है वो डायरेक्टली अपने रिटेलर से या कंज्यूमर से होकर, जिस तरह अमेरिका में आप देखते हैं कि वहाँ पर अंगूरों के बाग हैं, तो वहाँ बाकायदा उनका टूरिस्ट आके विजिट करते हैं, अपने हाथ से फल तोड़ते हैं, खाते हैं, एजुकेट भी कर रहे होते हैं लोगों को। तो इसी तरीके से क्यों नहीं इस चीज़ पे कोई काम की जाए जिससे एग्रीकल्चर को भी फ़ायदा। वही बात है कि एग्रीकल्चर भी तो हमारा एजुकेटेड नहीं है। जी बिल्कुल, अवेयरनेस जो है, जैसे अभी जैद कुरैशी साहब भी कह रहे थे कि अवेयरनेस देना लोगों को बहुत ज़रूरी है, तभी उसके नताइज आप हासिल कर सकते हैं। ज़रूरी शोबे को इसलिए कि इन्हें बहुत पसमानदा करने के लिए भरपूर कोशिश की जाती है, जबकि अब भी 60+ जो पॉपुलेशन है हमारी वो डायरेक्टली ज़राअत से मुंसलिक है। शहरों में तो आबादी कम है और उनके हालात आप भी विज़िट करते हैं, तो उनके जो हालात वो देखिए, वो सिर्फ इस वजह से है कि वो मेहनत करते भी हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत करता है किसान, मुशक्क़त करता है,
लेकिन उसको वो सिला जब नहीं मिलता तो जिस तरह कपास की फसल थी उसको पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता रहा है, लेकिन उसका अब ये हाल किया कि अब हम कपास इंपोर्ट कर रहे हैं और काश्तकार को पैसे नहीं मिलते। तो इसमें एग्रीकल्चर रिफॉर्म की बड़ी ज़रूरत है, जिसमें तमाम जो है वो पैरामीटर सेट किए जाएं। एक अच्छी ज़राअत के लिए सबसे पहले ज़मीन की तैयारी है, फिर सेहतमंद बीज है, फिर उसकी फसल की जो प्रैक्टिसेस हैं, टेक्नोलॉजी है, उसका बहुत फुकदान है। तो टेक्नोलॉजी को मुतारफ कराना चाहिए, रिफॉर्म्स करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह सलमान ने बात की थी टूरिज्म की और किस तरह से हम एग्रीकल्चर टूरिज्म को भी प्रमोट कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम सब मिलकर अगर कोशिश करें तो हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। और उसी के लिए हमारा सेगमेंट है बाकायदा ट्रेंडिंग टुडे, सो उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो जिस तरह अंबर ने बताया कि ये सेगमेंट हमारा ख़ास तौर पर इसलिए है कि हम टूरिज़्म को प्रमोट करें, और हम तो अपना काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप लोग भी इसमें हमारा साथ दें। और आपको करना सिंपल ये है कि आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स हैं जिनके ज़रिए कोई गलत काम करने की बजाय हम उसका पॉजिटिव इस्तेमाल ये कर सकते हैं साइबर बुलिंग ना करें, किसी को स्टॉक करने का जो है वो इधर-उधर करें। एग्जैक्टली, ना फेक न्यूज़ फैलाने की ज़रूरत है, ना किसी की बातों में आने की ज़रूरत है। आप लग के पाकिस्तान के लिए जो है काम कर सकते हैं, और उसके लिए आपको सिर्फ चंद सेकंड चाहिए। आप जिस तरह आज हमने आपको बंजूसा लेक की सैर करवाई, उसकी कोई भी पिक्चर अगर आप वहाँ गए हैं तो उसको शेयर करें अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। और अगर आपके पास पिक्चर नहीं है, आपने उसको विजिट नहीं किया, तो आप हमारी वेबसाइट जो है उससे भी www.discoverpakistan.tv से भी आप जो है वो पिक्चर डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर कर सकते हैं। विद आप हैशटैग्स यूज़ कर सकते हैं, हैशटैग डिस्कवर पाकिस्तान, हैशटैग विजिट पाकिस्तान, हैशटैग डिस्कवर बंजोसा लेक, और जितने चाहे आप जो है वो हैशटैग्स लगाएं। ट्विटर पे भी ट्वीट करें, जितना ज़्यादा हम ट्वीट करेंगे, जितना ज़्यादा हम अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर ये हैशटैग्स के ज़रिए इसको प्रमोट करेंगे, उतना ज़्यादा पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। क्योंकि जब टूरिज़्म सेक्टर हमारा मजबूत होगा तो ना सिर्फ फॉरेन रेवेन्यू आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को फायदा होगा। बिल्कुल, और जितनी देर में सलमान ने ये सारी आपसे बात की है और आपको तरीक़ाकार बताया है कि किस तरीके से सोशल मीडिया का आप अच्छा और बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया के सामने रख सकते हैं, उतनी देर में मैंने जो है वो अपने हैशटैग्स जो है वो अपलोड कर दिए हैं और पिक्चर भी अपलोड कर दी है बंजोसा लेक की। सो फ्यू सेकेंड्स लगते हैं और आप पाकिस्तान का जो खूबसूरत चेहरा है, जो मस्बत चेहरा है, वो दुनिया को दिखाने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सो ज़ैन, आपकी तरफ आते हैं और जिस तरह से हम टूरिज़्म के हवाले से बात कर रहे हैं, आपको भी क्या टूरिज़्म का शौक़ है, घूमने फिरने का शौक़ है, आते जाते हैं कहीं? देखिए, आज से कुछ साल पहले जब मैं प्रोफेशन में नहीं आया हुआ था, तब तक तो मैं जाता था। कुछ मेरे दोस्त थे कॉलेज के, कुछ मेरे दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, उनके साथ तो मैं काफ़ी मेरा आना जाना हुआ, नॉर्दर्न एरियाज़ में भी गए। लेकिन जब से मैं प्रोफेशन में आया तो शायद मेरा ख्याल है कि इस तरीके से मैं अपना ये शौक़ जो था वो पूरा नहीं कर सका, क्योंकि टाइम का थोड़ा इशू हो जाता है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि बहुत से लोग जो कि प्रोफेशनल होते हैं वो वाकई टाइम नहीं निकाल पाते, मुश्किल होता है, लेकिन करना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छी, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। ऑब्वियसली आप जब जाते हैं तो आपको बहुत कुछ एक तो सीखने का मिलता है, और दूसरा ये है कि मैं समझता हूँ कि आप एक न्यू एनर्जी के साथ वापस आते हैं। आप जब अपने काम से थोड़ा सा रिलैक्स करके चले जाते हैं, आपको एक टाइम मिलता है घूमने फिरने का, स्पेशली दोस्तों के साथ, ये बड़ी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। जी तो ये जिस तरह के नासिर बशीर साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान में तो सब कुछ है, मतलब हमारे पास संगलाह पहाड़ से लेकर सरसब्ज और शादाब वादियाँ हैं, सहरा है, और हमारे पास अनटच बीचेस हैं, बेहतरीन हर चीज़, बर्फ़पोश पहाड़ हैं। तो आपने क्या क्या पाकिस्तान में देखा, कोई ऐसी जगह जो डिस्कवर की हो आपने? अच्छा, मैं कोई ऐसी जगह तो डिस्कवर नहीं कर सका, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी वही जगह, जैसे नारायण का गान था, हम गए अपने दोस्तों के साथ। व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वाज इन कॉलेज, तो मैं मरी गया अपने दोस्तों के साथ। फिर इस तरह जाता तो रहा मैं उसके बाद भी, लेकिन क्योंकि जब आपको पता है जो मेमोरीज होती हैं वो ज़्यादातर चाइल्डहुड मेमोरीज जो होती हैं वो याद रहती हैं। और ज़्यादातर क्योंकि मुझे जहाँ तक याद आता है, क्योंकि मैंने जो नॉर्दर्न एरियाज़ देखे, जो मेरा इत्तेफाक हुआ देखने का, वो मैं ये समझता हूँ इंतहाई खूबसूरत इलाके हैं। और वहाँ पर अगर बात की जाए खूबसूरती की, तो आपको ऐसे खूबसूरत पहाड़, ऐसे खूबसूरत आपको मनाजिर कहीं पे नज़र नहीं आएंगे।
और ये पोटेंशियल की जहाँ तक बात की जाए, पोटेंशियल तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। हम अगर बात करें अब उन एरियाज़ को मज़ीद बेहतर करने की, उन एरियाज़ के अंदर मज़ीद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की, तो अभी क्योंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा पिछले 1-2 साल से हम देख रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क आया होगा, बट ओवरऑल मैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी लोगों को फॉलो करता हूँ, तो और वैसे खुद भी मेरा इस तरफ काफ़ी एक रहता है कि मैं देखता रहता हूँ कि कहाँ पे ज़्यादातर लोगों को, जैसे स्कर्दू है, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़, जितने भी मैंने अभी तक जो मेरी नज़र से गुजरे, जो मैंने तस्वीरें देखी सोशल मीडिया पे, ख़ुद भी मेरा जाना हुआ, तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो मुझे एक चीज़ नज़र आई कि ऐसे खूबसूरत मनाज़र, ऐसे खूबसूरत जो आपको नजर आती है इन्वायरमेंट, वो बहुत कम है, बहुत रेयर है। एग्जैक्टली, जो दुनिया घूम के आते हैं वो भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान से ज्यादा खूबसूरत कोई मुल्क नहीं। तो सर आपकी तरफ आते हैं, जिस तरह से हमने बहुत सी बात की, सलमान ने बहुत इंपॉर्टेंट बात की थी कि हम किस तरह से एग्रीकल्चर टूरिज्म को प्रमोट करके लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं कि वो आए पाकिस्तान में, जगह देखें, अपने गाँव देखें, किस तरह से आप वहाँ पे उन इलाकों में भी टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। व्हाई नॉट, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये। पाकिस्तान, मैंने कहा ना कि जिस तरह सलमान भी कह रहे थे, मेरा इत्तफाक हुआ, अल्लाह ताला ने मेरे रब ने मुझे पाकिस्तान को काफ़ी डिस्कवर करने का मौका, काफ़ी देखने किया आपने। मैं सुबह सिंध, कराची, बलूचिस्तान, KPK, पंजाब और शुमाली इलाका जात, ये सारे मेरे उस उम्र में देखे हुए हैं जब लोग सफ़रनामे पढ़ते हैं या जवानी की उम्र में। और पाकिस्तान जब मैंने अवाइल उम्र में देखा बहुत ज़्यादा, जब हम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के स्टूडेंट थे, तो देखने से ही, वो कहते हैं ना, जब अपनी नैन से देखोगे तो फिर पता लगता है कि मोहब्बत क्या चीज़ है। तो पाकिस्तान से मोहब्बत जो डेवलप हुई वो उस वक्त ही हो गई थी कि आज हमें कोई लाखों रुपए की जॉब या कोई वो भी हो तो मैं अपना मुल्क ना रिहाइश के लिए ना छोड़ूं कभी भी। इतना खूबसूरत मुल्क है। आप जब गांव में चले जाते हैं, मैंने बहुत सारे अपने ऐसे दोस्तों को जो कराची में रहते हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि गंदम की फसल होती है या दरख्त, उन लोगों को मैं लेकर गया गांव के अंदर, लोगों से मिलाया, वहाँ का कल्चर, वहाँ के वो जो नलके, पानी, कपड़े धोने का, खवातीन का जो अंदाज है, वो क्या बात, वो जब वो देखते हैं तो वो कहते हैं ये भी एक दुनिया है, क्योंकि हम आगे जाना चाहिए। लेकिन जो हमारी तहजीब है, दुनिया की किसी कौम ने भी अपनी तहजीब को मॉडर्नाइज किया है लेकिन छोड़ा नहीं ऐसे। तो तहजीब और मोहब्बत उस जगह से तब होती है जब आओ। मैं नौजवानों को अक्सर कहता हूँ कि जब किसी शहर में गुजरते भी हैं, मेरी ये आदत है कि जब मैं एक जिला तब्दील करता हूँ तो गाड़ी रोककर वहाँ का पानी जरूर पीता हूँ। क्या बात। बेशक गाड़ी के अंदर नेस्ले का पानी पड़ा हो, लेकिन एक घोंट पानी लिया जाता है। क्या बात। वो जो पुरानी बात थी ना कि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है, तो उसके पीछे एक लॉजिक थी कि आप, अल्लाह ने जमीन से निकला हुआ पानी है ना, उस जमीन से निकला हुआ जब आपने पानी पिया है तो आप, ये सबूत है कि आप वहाँ गए हैं, आपने उस जगह को देखा है। सही, तो वो मिनरल वाटर जो हम पीते हैं, जो बॉटल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए, वहाँ का जगह का पानी जरूर पिए। ये इंटरेस्टिंगली, आप सियालकोट चली जाए, अंबर ने बताया था, चली जाए तो आप वहाँ जून में जब वो नलका जो है उसको घेरेंगे तो वो ठंडा पानी, ये बड़ा खूबसूरत कुदरत का पानी हो। आपकी बातों से सुन के बड़ा मजा आ रहा है। और जैसे अंबर ने शुरू में बताया था कि आप राइटर भी हैं, तो जाते जाते जो है कुछ पाकिस्तान के भी अगर आपने लिखा हो या आपका कोई पसंदीदा जो कोई भी कलाम वगैरह शेर, वो सुना दीजिए। पाकिस्तान का तो मैंने जो आपको एक शेर सुनाया, यही लोगों को समझ आ जाए कि ये इतना खूबसूरत है कि कुरान ने सूरह रहमान में गवाही दी है, जिस जन्नत नज़ीर की, वो पाकिस्तान है। दुनिया में अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। मैं एक दफ़ा दुबई गया तो वहाँ एक मेरा दोस्त था जो मुझे घुमा रहा था, बड़ी तारीफ़ें UAE की कर रहा था। तो वो जिस जगह पर जो चीज़ मुझे बताता था, ब्रीफ करता था, मैं उसका रिजेम्बलेंस पाकिस्तान में पेश करता। वाह जी, आप कह देते थे कि ये तो ऐसी चीज पाकिस्तान में मौजूद है, और ये रियलिटी है। जैसे सलमान, हम हमेशा बात करते हैं कि वहाँ पे जो डेजर्ट सफारी है, जिसको उन्होंने इतना ज्यादा डेवलप कर लिया, हमारे यहाँ भी मौजूद है। और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, टूरिज्म इतनी बड़ी है, ये पहली दफा उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। और इंशाल्लाह ये फ्यूचर है जी पाकिस्तान। इतना इसके अंदर रेवेन्यू है कि वहाँ के लोग, आप देखिए, जब आप शुमाली इलाकाबाद जात में जाते हैं,
पहाड़ों पे ऐसे चलते हैं जैसे बकरी चल रही है। क्या बात, बहुत शुक्रिया नासिर बशीर साहब, इतना अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी आपसे बात बातें की करके आपने। और बड़ी मजे की गपशप रही। जैन आपका बहुत शुक्रिया, Thank you बड़ा so much. इंफॉर्मेटिव आपसे हाँ। आज बहुत का सीखने को जानने को मिला। और जिस तरीके से ये पाकिस्तान का असल चेहरा है, ये है पाकिस्तानी। और जिस तरह इन्होंने बात की, जैसे अम्बर भी बता रही थी कि आप दुबई जाते हैं और डेजर्ट सफारी है, तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो वहाँ की रॉयल फैमिलीज़ हैं वो पाकिस्तान के डेजर्ट में आके जो है अपने एक किस्म का पिकनिक और शिकार करते हैं, यहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो पाकिस्तान के पास किसी चीज़ की, यकीन मानिए, कमी नहीं है। कमी इस चीज़ की है कि हम जो है वो पाकिस्तान को उस तरीके से दुनिया को नहीं दिखा पा रहे। तो वो अब हमें दिखाना है, हम सबको मिलकर इसके लिए बिल्कुल कोशिश ठीक करनी है।